आवाज है। हेलो हेलो माइक चेक। बेस कमी कर। हेलो माइक चेक। हेलो माइक चेक। हेलो माइक चेक। आता वॉल्यूम कमी कर। हेलो माइक चेक। ते हे सेट करना स्क्रीन कट होती है तो हेलो माइक चेक। चलो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को फिनिश कर देंगे, है ना। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, ओनली चैप्टर नंबर 5। मोटी करना थोड़ी स्क्रीन अजून। हाँ ओके। चलो तो शाल वी स्टार्ट गाइस। गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, इनको बोलते हैं ना उधर। चलो तो शाल वी स्टार्ट गाइस। यस एवरीवन, ओके। सो आज का अपना टारगेट है कि हम लोग ये थोड़ा अजून आवाज कमी कर रहे, खूप जास्त आवाज है। ओके सो आज का अपना टारगेट है कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 4 रिवाइज, वी आर डन फॉर द डे। देन टुमारो वी विल रिवाइज विथ व्हाट, द चैप्टर नंबर 5, द लास्ट चैप्टर। सही है एकदम? यस सर। मतलब जितना भी पढ़ेंगे आराम से अच्छे से एकदम माहौल करेंगे। चलो सो नाउ वी आर रिवाइजिंग व्हाट, चैप्टर नंबर 4। कुछ कॉन्सेप्ट एज सच ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर के अंदर, मेजरली फैक्ट्स है, कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके सो जब हम लोग बात करते हैं अबाउट बिजनेस पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर व्हाट? बिजनेस ग्रोथ। अगर हमको बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज लगाई, उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। सो पहले एक हिस्टोरिकल स्केच के बारे में जाते हैं, इसके अंदर एमसीक्यूज जो आपके हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 3 यूनिवर्सिटीज है, कौन सी है बताओ फटाफट? तक्षशिला, वैशाली एंड नालंदा। ओके उसके बाद एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, उसके टाइम पे जो उनके जो इकोनॉमिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल गुरु कौन? चाणक्य। उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। सही बात है ना, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर स्टेट क्राफ्ट एंड पब्लिक पॉलिसी। ये सारे जो है फैक्ट्स, ये किसके लिए है? एमसीक्यूज के लिए है। सो अपने एज ओल्ड यूनिवर्सिटीज कौन सी थी? तक्षशिला, वैशाली एंड नालंदा। सही बात है एकदम, यस सर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किताब लिखी, चंद्रगुप्त मौर्य के जो इकोनॉमिस्ट थे कौन थे? चाणक्य। चाणक्य ने किताब लिखी कौन सी? अर्थशास्त्र। उसके बाद रोमन एम्पायर में, इन द ग्रीक सिटी एज वेल एज द रोमन एम्पायर, बराबर, पब्लिक पॉलिसी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। Philosophers like Plato and Aristotle had number of discourses, that is theories on public policy. अशोका द ग्रेट, उसने कौन से शहर पे, कौन से सिटी में, स्टेट में राज किया? मगध। ध्यान रखना है इसको, तो ये भी आपको यू नेवर नो एमसीक्यू के लिए पूछ सकता है कि अशोका द ग्रेट रूल्ड विच स्टेट, तो इट वाज व्हाट? मगध। ही इंट्रोड्यूस्ड द पब्लिक पॉलिसी फॉर विच पॉलिसी? पीस एंड हार्मनी। On the other hand, Guptas were on what? Tax, trade and warfare. अलाउद्दीन खिलजी, बराबर के नहीं, कैसा था वो? एकदम डेंजर। तो इसके लिए उसने लाया स्ट्रिक्ट टैक्स रिफॉर्म। अकबर द ग्रेट, उसने लाए लैंड रिफॉर्म्स।
तो ये सारे जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ व्हाट, तोडरमल। सो मेरा बच्चा आप समझिए बात को, ये जितनी भी चीजें हाईलाइट करी है ये आपके लिए बेसिक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर व्हाट, एमसीक्यूज। सो फिर से एक बार मुझे बताओ कि जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज कौन सी है, तक्षशिला, वैशाली एंड नालंदा, बराबर। फिर उसके बाद मुझे एक बात बताओ, चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी, अर्थशास्त्र। फिर उसके बाद ग्रीक और क्या बोलते हैं उसको, रोमन एम्पायर के फिलोसोफर्स कौन थे, प्लूटो नहीं रे, प्लेटो। क्या डिज्नी क्लब चालू है क्या इधर, प्लूटो है। सो इट इज प्लेटो एंड एरिस्टोटल, राइट। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसने क्या लाया, स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट टैक्स रिफॉर्म्स लाए उसके अंदर। फिर अकबर द ग्रेट ने लैंड रिफॉर्म्स लाए। आई बात समझ में आपको, यस साहब। और फिर उसके बाद अशोका द ग्रेट, वो कहां राज्य करता था, मगध, राइट, ओके। इंडिया को फ्रीडम कब मिला, ये पता है ना आपको, इंडिया को फ्रीडम कब मिला, 1947। अब जब इंडिया को फ्रीडम मिला 1947 में, उस समय पे बहुत दुख दर्द पीड़ा हम लोग ने सही थी। मतलब उस समय पे राइट्स, अपने देश का बंटवारा हुआ, इंडिया, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, बराबर, विच इज नाउ नोन एज व्हाट, बांग्लादेश। उसके बाद राइट्स हुए, बराबर, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में राइट्स हुए। फिर उसके बाद डिजीजेस स्प्रेड हो रहे थे, फैमाइन्स, ड्रॉट, एग्रीकल्चरल लैंड पाकिस्तान में चला गया था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ी थी, राइट। तो उसके लिए इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फेस्ड व्हाट, मैमोथ डेवलपमेंटल चैलेंज। मैमोथ का मतलब क्या बोलते हैं, ह्यूज, बहुत बड़ा चैलेंज अपने सामने था वो, राइट, ओके। तो अपने पास इंडस्ट्रीज नहीं थे, खाने के लिए प्रॉब्लम, फिर उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज नहीं, फिर क्या बोलते हैं, अपने को बैंकिंग सिस्टम भी अपना क्या था, वीक था, राइट, ओके। सो दैट वाज अ हिस्टोरिकल स्केच अबाउट इंडिया। क्लियर है एकदम बात, ए मेरा बच्चा बोलना, यस सर। सो पॉलिसी ऑफ कॉन्टेम्पररी ग्लोबल इकोनॉमीज, तो यूएस, फिर उसके बाद हम लोग बात करें यूएसए के बाद यूके, ये सब क्या थे, कैपिटलिस्ट मॉडल थे। बट चाइना, रशिया, ये सब जो है, नॉर्थ कोरिया, ये सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट मॉडल बोल सकते हो। बट इंडिया वगैरह आज के तारीख में हम लोग को देखने को मिलता है कि दे आर फॉलोइंग व्हाट, मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज, ओके। उसके बाद आपको पता है ना क्या हुआ था, 1991-92 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे। किसने लाए गए थे, मनमोहन सिंह जी ने। मनमोहन सिंह जी ने 1991-92 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। अब वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की जरूरत भी क्या पड़ रही थी, आप समझो मेरी बात को, कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, हमने देखा कि हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे कि नहीं थे। अब वो चैलेंजेस दूर करने के लिए कुछ ना कुछ एक अप्रोच लेना था। उस समय पे रशिया काफी सक्सेसफुली अपना ऑपरेशंस को हैंडल कर रही थी। तो रशिया का उस समय पे जो मॉडल था इकोनॉमी का, दैट वाज सोशलिस्ट मॉडल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा कि बॉस अपन भी वैसे ही मॉडल फॉलो करते हैं एंड लेट अस फॉलो द सोशलिस्ट मॉडल। अब सोशलिस्ट मॉडल फॉलो करते करते इंडियन इकोनॉमी बन गई क्लोज्ड इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी बन गई, क्लोज्ड इकोनॉमी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, नई टेक्नोलॉजी नहीं, बराबर के नहीं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम होने लग गया और एक समय आ गया 1991-92 का, जिसमें इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत लो, टेक्नोलॉजी बहुत लो, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं। तो ऐसे करके अब इंडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। जो आज हम लोग श्रीलंका की हालत देख रहे हैं, शायद वैसे कुछ अपनी हालत हो सकती थी। तो मनमोहन सिंह जी ने वहां पे आए और उन्होंने बोला कि अब कुछ करने की बारी आई है, और उन्होंने उस समय पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। और वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की जब बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल होना, मतलब रिलैक्स्ड होना। लिबरल होना मतलब रिस्ट्रिक्शंस जो है उसको हटाना, इसको हम लोग कहते हैं क्या, लिबरलाइजेशन। द ईज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इज कॉल्ड एज व्हाट, लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब पब्लिक से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में वो बिजनेस को सौंपना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या कहता है, द एंटायर वर्ल्ड बिकम्स वन
big market. It is called as what? Globalization. So the restrictions of what? Import, export, ये सब हटा दिए गए थे. Less paperwork, less licensing. तो ये सारा जो काम हुआ वो उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर हुआ. दैट वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सही है एकदम? यस सर. उसके बाद आगे बढ़ते, मीनिंग ऑफ पॉलिसीज. अब ये पॉलिसीज क्या होते हैं आइए समझते हैं. पॉलिसी मतलब होता है, सबसे पहले आप समझो कि आपको डिसाइड करना होता है आपका एक गोल. उस गोल के बेसिस पे आप लेते हो एक डिसीजन, और वो डिसीजन फिर आपकी बन जाती है क्या? एक पॉलिसी. तो जो डिसीजन लेते हो ऑब्वियसली आप वो आपके हित में लेते हो, आपके फेवर में लेते हो. द डिसीजंस आर टेकन इन योर एडवांटेज, इन योर फेवर. सो कोई भी पॉलिसी की जब बात करते हैं, सो पॉलिसीज बनाए जाते हैं टू अचीव व्हाट? सम डिजायर्ड गोल और सम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स. आई बात समझ में आपको? यस सर. सो पॉलिसीज की बात करते हैं. सो पॉलिसीज की बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू व्हाट? पॉलिटिकल एक्शन. जब हम लोग बात करते हैं पॉलिसीज बनानी है तो इट इज रिलेटेड टू व्हाट? पॉलिटिकल एक्शन. अब जैसे कोई भी देश की सरकार है दोस्तों, आप समझो बात को, कोई भी देश की सरकार है, आज बीजेपी सरकार है, रूलिंग पार्टी है. अब ये अलग अलग क्या बनाएंगे? पॉलिसीज बनाएंगे. वो बोलेंगे मेक इन इंडिया, वो बोलेंगे आत्मनिर्भर भारत, वो बोलेंगे जन धन योजना, बराबर के नहीं? ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉलिसीज बनाएंगे. अब ये पॉलिसीज कौन बना रहा है? वो पॉलिटिकल पार्टी बना रही है. तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? पब्लिक पॉलिसी इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? पॉलिटिकल एक्शन. अब ये पॉलिसीज बनाने के लिए गैब्रियल आलमंड, ये नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल आलमंड ने डिफाइन किया कि ये कैसा है. तो इसमें आप समझिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लेते हैं इनपुट और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू आउटपुट, और वो आउटपुट इज नथिंग बट व्हाट? योर पब्लिक पॉलिसीज. गैब्रियल आलमंड क्या बोलता है कि भाई पब्लिक पॉलिसी बनाना इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू व्हाट? आउटपुट्स. इनपुट्स मतलब क्या करेगी सरकार? देखेगी कि मार्केट में, इकोनॉमी में आज अपने को किसके ऊपर पॉलिसी लाना जरूरी है. अब समझिए बात को, अगर हम लोग अपना ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन द आउटसाइड इकोनॉमीज रखें, मतलब अगर हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए रशिया पे डिपेंडेंट रहे, यूएस पे डिपेंडेंट रहे, तो भैया प्रॉब्लम है कि नहीं है? आप सोचो, आप अपने डिफेंस के चीजों के लिए आप किसी थर्ड कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो, प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं? इमेजिन करो इन द इवेंट ऑफ वॉर, अगर अपना खुद का प्रोडक्शन नहीं है और किसी ने अगर अपने को सप्लाई नहीं किया डिफेंस के इक्विपमेंट्स, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बराबर है कि नहीं? अगर मान लो हम लोग बहुत ज्यादा चाइना से चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया इज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑफ कंज्यूमर गुड्स फ्रॉम व्हाट? चाइना. अब समझिए, अगर चाइना के ऊपर हम इतना डिपेंडेंट हो जाते इन गुड्स के ऊपर, और चाइना क्या कर रहा है? अपने साथ गलत व्यवहार कर रहा है, गलत क्या कर रहा है? तरीके से अपनी लैंड एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, अपने टेरिटरी में इन्वेड कर रहा है, अपने सोल्जर्स को हानि पहुंचा रहा है, फिर अपन भी फाइट बैक कर रहे हैं, रिलेशंस खराब हो गए. अब वो बोलता है, अगर कल चल के बोल दिया कि नहीं हम लोग इंडिया को मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे, तो अपने यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी ना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी बट सप्लाई नहीं रहेगा तो प्राइसेस बढ़ेगी और प्रॉब्लम हो जाएगी इकोनॉमी में. तो भाई ये सारे जो सोचे विचार समझे जो है, ये क्या है? इनपुट्स है, बराबर के नहीं? तो इससे अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन है, मोदी जी ने कहा, बीजेपी सरकार ने कहा कि भैया आत्मनिर्भर बनो. आई बात समझ में? तो ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो पॉलिसी लाया गया इज व्हाट? अ आउटपुट विच इज टेकन इन द आफ्टर कंसीडरिंग व्हाट? द इनपुट्स. सो गैब्रियल आलमंड वही बोलता है कि अगर आपको पब्लिक पॉलिसी डिसाइड करनी है तो ये पब्लिक पॉलिसी आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले इनपुट्स देखना है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, और फिर उसके बेसिस पे आपने क्या बनाना है? आउटपुट. एंड दैट आउटपुट विल बी व्हाट? दैट आउटपुट विल बी व्हाट? पब्लिक पॉलिसी. सो जो इनपुट्स है, ये इनपुट्स किस किस फॉर्म में आते हैं? So it is like functional categories like political socialization, political system into what? The political socialization, recruitment, interest aggregation, interest articulation and political communication. तो ये stages है. पहले सारी जानकारी हम लोग क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे. वो जानकारी इकट्ठा करने के बाद इसके ऊपर एक बिल बनाएंगे, एक ड्राफ्ट बनाएंगे, एक आर्टिकल बनाएंगे, और फिर वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन मतलब क्या? वो पार्लियामेंट में उसका प्रस्ताव रखा जाएगा. इट विल बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट
एंड व्हेन इट गेट्स अप्रूव्ड, बराबर के नहीं, तो क्या हो जाएगा, द आउटपुट विल बी व्हाट, द एक्टिविटीज विच आर कैरिड ऑन बाय पॉलिटिकल सिस्टम, बराबर के नहीं, ऑन बेस्ड ऑन द इनपुट्स, एंड दीज आउटपुट्स जनरली टेक द फॉर्म ऑफ व्हाट, पॉलिसी, प्रोग्राम्स, डिसीजंस। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो ये बात हो गई किसके बारे में दोस्तों, कि पब्लिक पॉलिसी या पॉलिसी का मतलब क्या होता है। सो पॉलिसी इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, बोलना पड़ेगा, पॉलिसी इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, बात सही है? यस सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये पॉलिसी बनती कैसी है, गैब्रियल आलमंड क्या बोलता है, इनपुट एंड देन वी कन्वर्ट इट इनटू आउटपुट, और जो आउटपुट है इट इज व्हाट, योर पॉलिसी। क्लियर एकदम बात? यस सर। चलिए, इंडिया के ये हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो कि पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, आप तो पढ़ोगे नहीं वैसे। When India was a British colony, public freedom was what, conspicuous, मतलब as such लोगों को कुछ freedom नहीं था, बराबर। India is a democratic country, do you agree? Yes sir, India is a democratic country with several political parties and political leaders. Leaders are free to argue in the parliament. आपको याद होगा वो सिर्फ argument नहीं, अगर बन पड़ी तो लड़ाई भी कर सकते हैं, बराबर के नहीं। तो स्टेट्स एंड सेंटर हैव मेनी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब क्या है, स्टेट्स एंड सेंटर्स हैव शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब केंद्रीय सरकार को कुछ चीजें करनी होगी, राज्य सरकार को कुछ चीजें करनी होगी। आई बात समझ में आपको? यस सर। महाराष्ट्र स्टेट के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसकी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। पूरे देश की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसकी, केंद्रीय सरकार की। तो यहां पे आप समझिए स्टेट्स और सेंटर्स की दोनों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। भारत सरकार चाहेगा, इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी कि पूरा देश कोविड के वैक्सीन ले ले, बराबर, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैक्सीन प्रोवाइड करना। अब सब वैक्सीन ले रहे हैं क्या, सबको वैक्सीन मिला है क्या, ये इसकी जिम्मेदारी, सबको देना ये किसकी जिम्मेदारी, वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स की। फिर आई बात समझ में आपको? सो दे हैव द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर एकदम बात? यस सर। ओके, पीपल्स ग्रीवियंसेस आर हर्ड, ग्रीवियंसेस मतलब प्रॉब्लम्स, उनके दुख दर्द। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो डेविड ईस्टन प्रोपाउंडेड मतलब गेव अनदर मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स पॉलिसी रिलेशनशिप नोन एज द फीडबैक और ब्लैक बॉक्स मॉडल। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। फीडबैक और ब्लैक बॉक्स मॉडल में क्या होता है, लोगों की क्या दिक्कत है उसको हम लोग सुनते हैं और उस दुविधा को किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए फिर हम लोग क्या बनाते हैं, एक पॉलिसी। सो इसी अप्रोच को कहा जाता है एज व्हाट, द फीडबैक मॉडल और ब्लैक बॉक्स मॉडल। ओके ओके, चलो फिर उसके बाद आप बताओ, ये जो इंपॉर्टेंट है, जीएसटी वाज इन इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, कंपनीज एक्ट 1956 वाज रिप्लेस्ड विद कंपनीज एक्ट 2013। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है एमसीक्यू के लिए। ये बॉस ये एकदम फालतू है, ये पब्लिक पॉलिसी। रोहित ने दिल्ली में फटाके फोड़े, अलाउड नहीं था तो भी, दुबई में उसने सिग्नल तोड़ा, सिंगापुर में सिग्नल तोड़ा, कहीं स्ट्रिक्ट है कहीं ये है, तो वो एग्जाम्पल्स है, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, फिर अब आते हैं नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एंड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना? अरे बोलो यस और नो, बाकी ये ऊपर सब पढ़ लेना। स्वामी विवेकानंद, ये किसके लिए, आउटकास्ट पीपल, जो समाज से जिनको दूर कर दिया था, उन लोगों के राइट्स के लिए स्वामी विवेकानंद जी लड़े। मार्टिन लूथर किंग, वो काले लोगों के लिए लड़ा, ब्लैक पीपल, रेसिज्म उस जमाने में बहुत होता था, तो उनके हक के लिए कौन लड़ा, मार्टिन लूथर किंग, बराबर के नहीं। तो ये ध्यान में रखना ये। ओके, अब पॉलिसीज की बात करें, सो क्या क्या है, पॉलिसीज आर ऑलवेज व्हाट, गोल ओरिएंटेड। ये एमसीक्यू के लिए स्ट्रेट वे क्वेश्चन है। पब्लिक पॉलिसी इज ऑलवेज व्हाट बच्चा, गोल ओरिएंटेड। अरे आप समझो ना, आपने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बनाई मतलब क्यों बनाई पॉलिसी, क्योंकि साहब आपका कुछ एक गोल था, एक ऑब्जेक्टिव था, आपका एक विजन था, और उसको अचीव करने के लिए आपने क्या बनाया, पॉलिसी। सो रिमेंबर, पॉलिसी इज ऑलवेज व्हाट, गोल ओरिएंटेड। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इट इज द आउटकम ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट्स कलेक्टिव एक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज द आउटकम ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट्स कलेक्टिव एक्शन। अब आप समझो, कोई भी पॉलिसी बनता है वो एक अकेला व्यक्ति नहीं बनाता, इट इज द आउटकम ऑफ व्हाट, कलेक्टिव एक्शन। अब जैसे सिंपल एग्जांपल,
आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया वो बन जाता है क्या? कानून। द डिसीजन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट बिकम्स द लॉ। आप ये केस लॉस पढ़ते हो ना, ये केस लॉस काहे पढ़ते हो? ये कौन दिया? ये सुप्रीम कोर्ट के। अरे बोलो यस और नो। तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव एक्शन। मतलब एक पार्टी होगा, फिर उसका ऑपोजिशन पार्टी होगा, बराबर के नहीं, वकील, मैजिस्ट्रेट, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, इन सबका मिला के इसके अंदर सबका रोल होगा ना। पुलिस ऑफिसर्स होंगे, अरे बोलो, वकील होगा, बराबर, पुलिस ऑफिसर होगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होंगे जो सबूत पेश करेंगे, जज होगा, मैजिस्ट्रेट होगा, कोर्ट होगा, ये सब चीजें होगी, तब जाके सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? डिसीजन सुना सकता है ना। तो जब वो डिसीजन कानून बन जाएगा, वो पॉलिसी बन जाएगी। बट ये एक अकेला व्यक्ति नहीं, इट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? कलेक्टिव एक्शंस। आर्ग्यूमेंट होगा, काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा। आई बात समझ में? तो ऐसा है। सो रिमेंबर, पब्लिक पॉलिसी के फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नंबर 1, इट इज ऑलवेज व्हाट? गोल ओरिएंटेड। नंबर 2, इट इज द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव एक्शन। नंबर 3, पब्लिक पॉलिसी की जब बात करते हैं तो इट इज व्हाट? अ पॉजिटिव इन द सेंस। भाई कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो एक उसका विचारधारा क्या होती है? उसके पीछे की सोच क्या होती है? कल्याण करना लोगों का। अरे बोलो, कोई भी देश में, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे पेट्रोल महंगा है, बट सही मायने में पेट्रोल महंगा क्यों है? तो उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। आई बात समझ में? तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, सब टैक्स लगा रहे, इसलिए ये महंगा है। अब ये टैक्स लगाना इज अबाउट पॉलिसी। अरे बोलो यस और नो। तो सरकार जब बोलती है कि हम टैक्स लगा रहे हैं, तो टैक्स काहे लगा रहे हैं? वो चाहते हैं कि भाई आज के तारीख में, आपको मालूम है रियली इतना टैक्स क्यों लगता है? अब देखो, पेट्रोल का, फ्यूल का कंजम्पशन तो सब लोग करते हैं। अरे बोलो यस और नो। तो अगर इसके ऊपर टैक्स लगाएगा तो सब लोग इसके ऊपर रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलेगा टैक्स का। अरे बोलो ना कुछ। यस सर। अब आप समझो, अब जैसे कोविड के टाइम पे बिजनेस कम हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया, तो ये एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा लाए तो लाए कहां से? तो सरकार क्या बोलता है? भाई पेट्रोल तो सब खरीदेंगे ना, बोलो यस और नो, लगाओ टैक्स। तो उस केस में गवर्नमेंट की तिजोरी वो जो टैक्सेस लगाए जाते हैं पेट्रोल के ऊपर उससे भरेगी। अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ऐसे करके गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया। अब भाई उसके वजह से फर्क, इंपैक्ट अपने को पड़ रहा है ना। अरे बोलो यस और नो। तो अपन तो हाहाकार मचाएंगे कि बाबा बहुत महंगा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बट जब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लगाई कि लेट अस इंपोज टैक्स ऑन पेट्रोल, और सिर्फ इंपोज नहीं, ये टैक्स बढ़ा देते हैं, ये पॉलिसी, गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव सोचा होगा ना कि भाई हम लोग देश में इतना खर्चा कर रहे हैं, ये खर्चा करने के लिए पैसा लाऊं तो कहां से लाऊं? आई बात समझ में आपको? मैं आपको अगर मिला तो मैं आपको एक वीडियो बताता हूं। मस्त वीडियो है। Of fiscal reconsolidation. We cannot live beyond means, and the fiscal reconsolidation. We cannot live beyond means, and we have also to recognize that money simply does not grow on trees. So
the commitment that we have to have a fiscal 0.6% as projected in the budget has to be taken seriously, even though there are circumstances in which आवाज क्लियर नहीं है there भाई may be slippages, but नमस्कार। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है पेट्रोल डीजल पर अब और अब सही है ना? सब्सिडी देना मुमकिन नहीं है, इससे विकास की रफ्तार प्रभावित होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक जमाने में प्रधानमंत्री मनमोहन सब्सिडी दी सिंह जाती का थी बयान पेट्रोल आया है, डीजल इसमें पे, कहा फिर गया वो है कि डीरेगुलेट हो गई, पेट्रोल अब डीजल पेट्रोल पर कंपनी अब और डिसाइड करते सब्सिडी हैं। देना तो मुमकिन आइए नहीं है, दोस्तों उससे देखते हैं क्या है विकास यहाँ की पे। रफ्तार प्रभावित होगी। हम आपको बताएंगे क्या मायने हैं इस बयान के, इस कहने के प्रधानमंत्री की तरफ से जो बयान आया है। कहा जा रहा था कि एलपीजी के दामों को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से बात की थी, उसके अब बाद आप पढ़ रहे प्रधानमंत्री क्या का कि ये बयान पेट्रोल आया, डीजल उनकी पे तरफ से सब्सिडी ये देना बयान आया है कि संभव सब्सिडी नहीं है। देना, पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी लगातार बात हो रही है। पहले 9 सिलेंडर एलपीजी के सस्ता किया जाए और बेहतर ग्रोथ दी जाए, इस पर तालतौर पर जो इकोनॉमिस्ट है प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री से उन्होंने बात की थी, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री दबाव में है। उनको लगता है कि जब राहुल अब वो गांधी ने कहा दिख नहीं रहा है, जाने दो अभी अपन इतना। अब वो एक है बट उसका मतलब काफी अच्छा। अब उन्होंने डीरेगुलराइजेशन किया था। एक जमाने में क्या होता था, सब्सिडी मिलती थी। मालूम है आपको सब्सिडी क्या होती थी? अब पेट्रोल के प्राइसेस फिक्स्ड होते थे, 40 रुपीज 45 रुपीज अ लीटर फिक्स्ड। मतलब इंटरनेशनल में क्रूड ऑयल का प्राइस भले ही बढ़े या घटे, आपको 40 रुपए पे ही, आपको कंज्यूमर को 40 रुपीज पे ही पेट्रोल या डीजल मिलता था। आई बात समझ में? जो डिफरेंस होता था ना, 5 रुपए प्रति लीटर, 3 रुपए प्रति लीटर, ये कौन पे करता था? गवर्नमेंट पे करती थी पेट्रोलियम कंपनीज को। दैट इज कॉल्ड एज सब्सिडी। कि गवर्नमेंट वॉज पेइंग द पेट्रोलियम कंपनीज द डिफरेंस ऑफ द प्राइस राइज। कंज्यूमर के ऊपर कभी वो बर्डन नहीं आया। आई बात समझ में? अब इसके वजह से क्या हुआ, जो 5 रुपए प्रति लीटर, 3 रुपए प्रति लीटर, जब सरकार ये पैसा देने लग गई पेट्रोलियम कंपनीज को, ये अमाउंट ऐसा छोटा मोटा नहीं, लाखों करोड़ों में जाता। वो सब्सिडी कितने में जाती? लाखों करोड़ में जाती। और वो सब्सिडी पहुंच गई थी कितनी? 1.3 लाख करोड़। कितना? 1.3 लाख करोड़। इतना अमाउंट हो गया था यूज। अब सरकार की तिजोरी में इतना पैसा तो नहीं है कि हम लोग सब्सिडी दे सके करके, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया कि आज से ये सब्सिडी आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर हम लोग ये सब्सिडी देने बैठ जाएंगे तो हम लोग सिर्फ ये सब्सिडी में ही ज्यादा कैश एक्सपेंडिचर कर बैठेंगे और देश की उन्नति के लिए, देश के कल्याण के लिए हमारे पास पैसा बचेगा ही नहीं। अब यहां पे क्या हुआ, ये पब्लिक पॉलिसी बन गई कि सब्सिडी हटाओ। अरे बोलो यस और नो। अब सब्सिडी हटाओ, ये सब्सिडी हटा दी, क्या हो गया फिर? अब ये पॉजिटिव इन सेंस में सोचा ना सरकार ने, तो लोगों ने कांग्रेस को हटा दिया उस समय। ये 2014 की बात है, ये 2013-14 की बात है, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। अब क्या हुआ, वो सब्सिडी हटा दी, पेट्रोल महंगा होने लग गया। लोगों ने बोला अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई, ये पीएम नहीं चाहिए हमको, ये पार्टी नहीं चाहिए हमको। समझे बात को? बट भाई आप समझो बात को, यहां पे क्या है, ये गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया, इट इज व्हाट पॉजिटिव इन सेंस ना। अब लोगों को वो एक्सेप्टेबल है नहीं है, वो विषय अलग है। समझे बात को? सो पब्लिक पॉलिसी का नेचर आप हमेशा समझिए क्या होता है। एक तो इट इज गोल ओरिएंटेड, इट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट पॉलिटिकल एक्शंस, एंड नंबर 3 हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे, इट इज पॉजिटिव इन सेंस। आई बात समझ में आपको? यस सर। अब उसके बाद पब्लिक पॉलिसी का प्रोसेस कैसा बनता है? पब्लिक पॉलिसी बताओ, पब्लिक पॉलिसी का प्रोसेस कैसा होता है? सबसे पहले 3 स्टेजेस में होता है, प्री लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव एंड पोस्ट लेजिस्लेटिव। बराबर? कौन से 3 स्टेजेस हैं? प्री लेजिस्लेटिव, पोस्ट लेजिस्लेटिव एंड, सॉरी, प्री लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव एंड पोस्ट लेजिस्लेटिव। पार्लियामेंट में 2 हाउस, कौन से? राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा इज कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोकसभा इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ पीपल। तो पहले जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगी, एक प्रस्ताव रखेगी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में सबसे पहले वो जाएगा किधर? लोकसभा।
लोकसभा में अगर वो मंजूर है तो जाएगा किधर, राज्यसभा। राज्यसभा में भी अगर वो मंजूर है या अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए हैं तो फिर उसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास जाएगा एंड वहां पे उसका वापस से एक बार वो चीजें इनकॉर्पोरेट होगी। वहां से फिर वो जाएगा किधर, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने अगर उसका परमिशन दिया तो फिर वो बन जाएगा कानून। क्लियर है एकदम? यस, दिस इज द पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस। लेट्स प्रोसीड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। कौन सी? रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटरी एंड फैसिलिटेटिव। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज मतलब क्या, आपके कामकाज के ऊपर बाधाएं लगाना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना, इसको बोलते हैं कौन से, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। जैसे आपको लाइसेंस नहीं देंगे, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। टैक्सेस ज्यादा लगाएंगे, धंधा करने से रोकेंगे, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। दूसरा कौन सा है, रेगुलेटरी पॉलिसीज, जो आपको धंधा करने में मदद करेंगे, बिजनेस कैसे करें उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करेंगे। जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप लिस्टेड कंपनी हो, तो आपके ऊपर रेगुलेट करेगी कौन, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। अगर आप बैंक हो तो आपको रेगुलेट कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो तो आपके ऊपर रेगुलेट कौन करेगा, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अरे बोलो यस और नो। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हो तो आपके ऊपर रेगुलेट कौन करेगा, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सुना होगा ना आपने? हाँ। अगर आप एयरपोर्ट हो तो आपको रेगुलेट कौन करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पता है क्या? हाँ, तो ऐसे ट्राई, आए, सेबी, RBI, ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो क्या करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस लेके आते हैं। These policies given by them are called as what, regulatory policies। अरे बोलो yes or no। एंड लास्ट में अपन बात करते हैं क्या, फैसिलिटेटिंग पॉलिसीज, मतलब जो बिजनेस करने में मदद करेगी। जैसे कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, बराबर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट टीचर्स, उनको ट्रेनिंग देना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटिंग पॉलिसीज। पोस्ट इंडिपेंडेंस, फटाफट MCQ के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है आपको, ऐसे ही रिवाइज करना है आपको। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय पे क्या था, स्टैग्नेशन, ग्रोथ तो नहीं थी, बराबर कि नहीं, और महंगाई ज्यादा थी, तो इन्फ्लेशन भी था और ग्रोथ भी नहीं थी, कंबाइंड टुगेदर स्टैग्नेशन। उसके बाद 47% ऑफ द पॉपुलेशन वाज बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी में जी रहे थे। 72% लोग किसके अंदर ऑक्यूपाइड थे, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड 50% टू नेशनल इनकम। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज वेरी लो। इंडस्ट्रीज वर प्रीडोमिनेंट, इंडस्ट्रीज कौन सी थी, कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट। अरे बोलो, पार्टीशन के वजह से मेजरली अपना किधर चला गया, ईस्ट पाकिस्तान, नाउ नोन एज व्हाट, बांग्लादेश। इंडियन इकोनॉमी वाज सफरिंग विद व्हाट, लो एग्रीकल्चरल आउटपुट। इसीलिए आपको पता है 1969 में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, मालूम है आपको? नहीं मालूम? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब प्रोग्राम तभी शुरू किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये नाम तो सुना होगा ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि हमारा उस समय पे एग्रीकल्चरल आउटपुट भी काफी लो था। ऐसा हाई, क्या बोलते हैं, लो नेशनल इनकम, हाई पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्लो इकोनॉमिक, ये दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है। ये दुख काहे खत्म नहीं होता, बराबर कि नहीं? ये इतना दुख था। तो नई गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा चैलेंज था। तो चैलेंज क्यों था, ये प्रॉब्लम समझ में आया आपको? यस सर, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोड विच मॉडल, या फिर इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस। आखिर ये चेंज क्यों लाना पड़ा, तो यहां पे भी आपको दिखेगा कि ये सारे जो है ये क्या थे बच्चों, प्रॉब्लम्स थे, इसके वजह से चेंज लाना पड़ा। क्या क्या था प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज लो, बराबर के नहीं। फिर क्या बोलते हैं, वॉर्सो पैक्ट नेशंस। वॉर्सो पैक्ट मालूम है ना आपको? वॉर्सो पैक्ट क्या बोला था, जैसे नेटो आया था, नेटो अभी चालू है ना, यूक्रेन बोलता है मेरे को नेटो ज्वाइन करने का है। नेटो कंट्रीज क्या होते हैं, ये वो कंट्रीज होते हैं कि उसके अंदर मान लो ये अलायंस है, नेटो अलायंस। अगर कोई भी दूसरे नेटो के अलावा कोई दूसरे कंट्री ने अगर इस कंट्री के ऊपर अटैक कर लिया तो यहां के जितने भी कंट्रीज है सब इसकी बजाएंगे, सब वॉर में शामिल हो जाएंगे। आई बात समझ में?
अब ये था मेजरली रशिया के अगेंस्ट, बराबर के नहीं। तो उस समय पे रशिया ने नेटो को काउंटर एक्ट करने के लिए रशिया ने भी क्या बनाया, और एक पैक्ट बनाया। वो कौन सा? वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो किधर है? वॉर्सो एक शहर है पोलैंड के अंदर। पोलैंड के अंदर वॉर्सो एक शहर है, बराबर, वहां पे साइन किया था वो। तो इसीलिए उस पैक्ट को नाम दिया गया था एज व्हाट? वॉर्सो पैक्ट। अब फिर इनके भी कंट्रीज, मतलब इनके यहां पे इधर भी कंट्रीज आ जाएगी, तो यहां का कोई इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इनके ऊपर बजाएंगे, यहां का कोई अटैक करेगा तो ये इनकी बजाएंगे, और फिर ऐसे करके क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वॉर। आई बात समझ में आपको? अरे बोलो यस और नो? यस सर, ऐसी बात है। इसलिए भी वो रशिया यूक्रेन के लिए सब शांत काय को बैठे बाकी के देश, क्योंकि अगर कोई कुछ शामिल हो जाए, आई बात समझ में, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? इसीलिए सब चुप बैठे। अगर कोविड नहीं होता ना तो सब वॉर कर बैठते। कोविड में ऑलरेडी सबकी बैंड बजी हुई है ना अभी, अब वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी बात है। सो वॉर्सो के वजह से वो क्या हो गया? वो नेशंस फेल हो गए, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद अपना आईएमएफ से कर्जा बढ़ गया, वर्ल्ड बैंक से कर्जा बढ़ गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा बढ़ गया। इसलिए इंडिया बोलते हैं कि चलो भाई अब लिबरलाइजेशन करते, प्राइवेटाइजेशन करते और ग्लोबलाइजेशन करते। प्रॉब्लम बहुत थी। ये ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म शुरू हुए इन 1991। एम क्या था? तरक्की के राह पे चलना। ग्लोबलाइजेशन भी इंट्रोड्यूस करा गया। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई इन द ईयर 1991। आई बात समझ में आपको? अरे बोलो। ओके। लिबरलाइजेशन के क्या क्या थे? ये एफडीआई, एफडीआई के बाद ये तो सिंपल है, ये पॉलिसी डिसीजन गोल हो गया अपना पढ़ के। अभी 3 चीजें पढ़नी है अपने को, कौन सी? हाँ सब पढ़ा रहा हूं भाई। प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइवेटाइजेशन। इसके 4 तरीके हो सकते हैं। एक हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या होता है? जिम्मेदारी सिर्फ सौंपी जाती है टू प्राइवेट एंटरप्राइज, मालिक सरकार ही रहेगी, कामकाज संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ आगे सौंपी जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं क्या? डेलीगेशन। मालिक देश ही रहेगा, सरकार ही रहेगी। आई बात समझ में? गवर्नमेंट विल ओनली बी व्हाट? द ओनर, बट द डेलीगेशन विल बी गिवन टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। क्लियर है एकदम? यस सर। सो डेलीगेशन समझ में आया, जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। फिर नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज व्हाट? डिवेस्टमेंट। डिवेस्टमेंट मतलब क्या बोलते हैं? शुरुआत में थोड़ा सा देंगे, पार्शियली देंगे स्टार्ट में, फिर धीरे 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 क्या हो जाएगा? मेजॉरिटी स्टेक दे बैठेंगे। आई बात समझ में आपको? वो हो गया डिवेस्टमेंट। फिर उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? एक वन टाइम एक पोर्शन देने का। मेजॉरिटी स्टेक, देखो यहां पे मेजॉरिटी स्टेक जाएगा क्या? यहां पे मेजॉरिटी स्टेक जाएगा, यहां पे मेजॉरिटी नहीं। वन टाइम जो स्टेक देना है वो देंगे। बोलो यस और नो? यस सर। उसके बाद फोर्थ में हम लोग किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? सरकार बोलती है पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में धंधा करेंगे, तो मतलब बीएसएनएल भी धंधा करेगा और वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो ये भी धंधा करेगा। आई बात समझ में? शुरुआत में किंग कौन था? बीएसएनएल। ये सब चुटरू पुटरू छोटे छोटे बच्चे थे। आई बात समझ में? बट धीरे धीरे
धीरे धीरे धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो गई और ये बढ़ गए और अब आज इसकी इज्जत कम हो गई। तो मतलब ये फेड हो गए, डिस्प्लेस हो गए। इनकी जगह बीएसएनएल की जगह कौन ले लिया? ये प्राइवेट कंपनीज ले लिए। सो इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेटाइजेशन कि जहां पे वो डिस्प्लेस हो जाते हैं और उसकी जगह कोई और ले लेता है। आई बात समझ में आपको? सो इस 4 तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। कौन से है वो 4 तरीके? डेलीगेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिवेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट। सही है एकदम? यस सर। प्राइवेटाइजेशन के बाद, प्राइवेटाइजेशन होने के वजह से 2 कॉन्सेप्ट आ गए, एफडीआई एंड एफआईआई। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट। कैसा? डायरेक्ट। फॉरेन डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या कि यहां पे लेटेस्ट से ये इलॉन मस्क है, बराबर के नहीं? अब इसको मान लो फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है एसपीसी में पैसा डालने का है, सब खरीद रहा ना हो, अपन ने बोले खरीद। अब मान लो उसको एसपीसी में पैसा डालने का है, तो एसपीसी के उसको भाई को शेयर खरीदने के, ये बाहर फॉरेन में बैठा है, डायरेक्ट एसपीसी के शेयर्स खरीद रहा है वो। अरे बोलो, मतलब ही इज पार्टिसिपेटिंग इन द इक्विटी ऑफ द कंपनी। अरे बोलो ये नो, मालिक बन रहा है। इसको क्या बोलेंगे अपन? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आई बात समझ में? ये एफडीआई 2 रूट से होता है। एक है ऑटोमेटिक। कौन सा मैटिक? ऑटोमेटिक। और दूसरा आपको गवर्नमेंट का क्या लेना पड़ता है? हर घड़ी हर समय परमिशन लेना पड़ता है। मतलब आपको समझ में आया क्या? ऑटोमेटिक रूट में परमिशन बार बार लेने की जरूरत नहीं है। सरकार ने एकदम ऐसा जनरल परमिशन दे दिया है कि अगर ये सेक्टर्स ऑफ बिजनेस है तो पूछो मत, डायरेक्टली आप फॉरेन से पैसा उठा सकते हो। बट कुछ सेंसिटिव एरियाज है, न्यूक्लियर, एटॉमिक एनर्जी, इसके अंदर एफडीआई अगर चाहिए आपको तो भाई साहब सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। और शायद उन सेक्टर्स में तो परमिशन है ही नहीं। फ्यू सेक्टर्स जिसके अंदर एफडीआई प्रोहिबिटेड है, सरकार बोलता है परमिशन भी नहीं, प्रोहिबिटेड है। एटॉमिक, लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, इसमें एफडीआई परमिट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप इलीगल चीजों को प्रमोट कर रहे हैं ना भाई, बराबर। चिट फंड, निधि, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, रियल एस्टेट, ट्रेडिंग इन टीडीआर। टीडीआर मतलब क्या समझते हो? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। मैं समझाऊं आपको? समझाता हूं। निधि कंपनी इलीगल नहीं है बट एफडीआई प्रोहिबिटेड है। मैं गैम्बलिंग और बेटिंग को इलीगल बोल रहा था मैं, समझा गया? एटॉमिक एनर्जी भी कहां इलीगल है, न्यूक्लियर भी कहां इलीगल है, फिर वहां नहीं पूछा तू, चौप। अभी ये जो है मेरी जमीन है, मान लो, अरे सुनो ना, ये जमीन है मेरी। अब इस जमीन पे मैं इतने हाइट की बिल्डिंग बना सकता हूं, बोलो हाँ या ना? एक हाइट प्रिस्क्राइब्ड होती है कि इतने हाइट तक आप बिल्डिंग बना सकते हो। अब मान लो मैंने सिर्फ है ना इतने हाइट की बिल्डिंग बनाई, इतना मैंने यूज ही नहीं किया, तो इतना जो ये स्क्वायर फुट है ना, ये जो एरिया, क्या मैं इसको सेल कर सकता हूं क्या? यस, मैं इसको बेच सकता हूं। हाइट को, हाइट को नहीं समझे? अरे समझो बात को। ये देखो, मैं नंबर में लिखता हूं, ये मेरी इतनी जगह है, मान लो अगर ये मेरा 100 स्क्वायर फीट का लैंड है, बराबर, तो मैं इसके ऊपर 200 स्क्वायर फीट तक का कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं। यूजुअली टीडीआर डबल होता है, जितनी आपकी जगह उसका डबल आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। आई बात समझ में? तो मैं 200 स्क्वायर फीट तक कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। यहां तक जमा बात? मतलब यहां पे 2 फ्लोर बन गए मान लो मेरे। अरे बोलो हाँ या ना? तो ये ऐसी मेरी बिल्डिंग दिखेगी, ये फर्स्ट फ्लोर और ये सेकेंड फ्लोर, ये 100 स्क्वायर फीट, ये 100 स्क्वायर फीट। सही है एकदम? अरे बोलो यहां तक समझ में आया? यस सर। अब क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को सिर्फ 100 स्क्वायर फीट ही बनाने का है,
ये जो सेकंड है ना, मेरे को नहीं बनाने का है। मेरा फैमिली छोटा है, मेरे को ऐसा छोटा घर बनाने का, ऐसा फ्लैट इतना ऊपर नहीं बनाने का मेरे को, और एक माला नहीं बनाने का। तो अभी ये मेरे पास जगह अवेलेबल है ना, 100 स्क्वायर फीट मेरे पास अवेलेबल है, बट मैं कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा हूं। तो व्हाट आई कैन डू, मैं इसको सेल कर सकता हूं, दैट इज डेवलपमेंट राइट। मैं समझ रहा क्या आपको, ये 100 स्क्वायर फीट में और डेवलप कर सकता हूं ना, वो मेरा राइट है, बट आई एम नॉट डेवलपिंग, तो उसको मैं एनकैश तो कर ही सकता हूं ना, तो आई कैन सेल दैट। किसको बेचेंगे सर आप, फिर ये ऐसा कौन खरीदेगा, सवाल ये, ऐसा कौन खरीदेगा ये चीज। तो आप समझो बात को, यहां पे और एक जगह है 100 स्क्वायर फीट की, इस पे भी 200 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट कर सकते, बट किसी की इच्छा है कि उसका फैमिली बहुत बड़ा है, उसको 300 स्क्वायर फीट बनाने का है, तो मैं इसको, मेरा डेवलपमेंट राइट इसको बेच देगा। नहीं समझा, बोलो नहीं समझा, मैं समझाता हूं और एक बार, लास्ट टाइम ट्राई करते हैं ना समझने के लिए। ये 100 स्क्वायर फीट का लैंड है, ये भी 100 स्क्वायर फीट का लैंड है, ये मिस्टर ए का है और ये मिस्टर बी का है। ओके, मिस्टर ए 200 स्क्वायर फीट बना सकता है, मिस्टर बी भी 200 स्क्वायर फीट बना सकता है, ये बना सकते हैं, बराबर कि नहीं। अब मिस्टर बी बोलता है यार मेरे को 200 नहीं, मेरे को 300 स्क्वायर फीट बनाने का, मेरे को बड़ा घर बनाने का। मिस्टर ए बोलता है तू बना ले भाई तेरा बड़ा घर, मेरे को तो छोटा घर बनाने का है। क्या बोलता है मिस्टर बी, मिस्टर ए क्या बोलता है, मेरे को छोटा बनाने का, मेरे को 100 स्क्वायर फीट का ही बनाने का। तो अभी इस 200 में से बैलेंस 100 स्क्वायर फीट रहता है ना उसके पास, अरे बोलो यस सर, और इसके पास 200 है और इसके पास 100 स्क्वायर फीट कम है ना, अरे बोलो यस सर नो। तो ये अगर 100 स्क्वायर फीट नहीं बनाएगा तो इसमें मिस्टर ए का नुकसान है ना। देखो बना के वो रेंट पे दे सकता है, बना के वो फ्लैट बेच सकता है, कर सकता है ना, बट इसमें इसका नुकसान है ना, वो बना नहीं रहा है। तो ऐसे केस में ये जो है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट टीडीआर, ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, यहां इसको बेच सकता है, इसके नाम पे वो डेवलपमेंट राइट आ जाएगा और फिर वो क्या कर सकता है, वो 300 स्क्वायर फीट बना सकता है। समझा गया। तो उसमें एफडीआई परमिसिबल नहीं है, अंडरस्टूड। ऐसा वो लिस्ट है, ये एमसीक्यू के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और एफआईआई, व्हाट इज नाउ एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ये ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, अरे बोलो यस और नो, ये ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो इनका पैसा जो है ना, ये क्या करते हैं, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आपको पता है क्या, ये ग्लोब है, इंडिया है। तो अभी ये जो लोग है ना, ये क्या करते हैं, मान लो इंडिया का मार्केट में पैसा लगा रहे, उनको दिख रहा है इंडिया डेवलप होगा, ग्रो होगा, कुछ भारी होने वाला है, तो वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब कंपनी में नहीं, मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब इसके वजह से इंडियन मार्केट में इनफ्लो ऑफ फंड्स हुआ, शेयर्स ज्यादा खरीदे गए, मतलब शेयर्स की ज्यादा डिमांड हो गई, सप्लाई कम है, तो यहां पे स्टॉक मार्केट क्या हो गया, अपना ऊपर चला गया। अब ये लोग बहुत भारी लोग हैं, ये क्या करते हैं, प्राइस ऊपर हो गया ना, स्टॉक मार्केट ऊपर गया ना, क्या कर लेंगे, पैसा विड्रॉ कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और इंडिया में वापस क्या हो जाएगा, स्टॉक मार्केट गिर जाएगा। फिर ये लोग ये पैसा लेके वापस किधर जाएंगे, मान लो इधर जाएंगे। ऐसा ये लोग जगह जगह इन्वेस्ट करते रहेंगे। ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि इनके वजह से टेम्पररी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट में इंस्टेबिलिटी हो सकती है। आई बात समझ में। बट ये जो करने वाले जो लोग हैं, ये कौन है, फॉरेन
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्लियर है? इसी के साथ ये चैप्टर अपना क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कॉन्फिडेंस है इसमें? सो गवर्नमेंट पॉलिसीज बराबर के नहीं, कौन से पॉलिसीज है? एक तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, उसके वजह से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। गैब्रियल आलमंड बोला इनपुट लेंगे, उसके बेसिस पे देगा वो आउटपुट। आउटपुट बन जाएगा क्या? पब्लिक पॉलिसी। व्हाट इज द नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी? द नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज दैट इट इज गोल ओरिएंटेड, इट इज ऑलवेज व्हाट पॉजिटिव इन सेंस, एंड इट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट पॉलिटिकल एक्शंस। इसके तीन टाइप है, कौन से? एक है रिस्ट्रिक्टिव, दूसरा है रेगुलेटरी एंड तीसरा है फैसिलिटेटिव। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और दो कौन से पब्लिक पॉलिसीज है? एक है एक है रेगुलेटिव और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव। आई बात समझ में? फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। पब्लिक पॉलिसी बनाने का प्रोसेस क्या है? तो 3 स्टेजेस में बनती है, प्री लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव एंड पोस्ट लेजिस्लेटिव। सही बात है। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाए गए, तो उसके प्रॉब्लम्स हमने देखे, पार्टीशन हुआ, फिर उस समय पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ, वो सारी बातें देखी। वो होने के बाद फिर आगे बढ़े और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के वजह से प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो प्राइवेटाइजेशन 4 तरीकों से किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट, डिवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट एंड डेलीगेशन। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेट वे कंपनी के अंदर पैसा लगाना। 2 टाइप, ऑटोमेटिक रूट एंड क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट परमिशन लेना पड़ेगा। ऑटोमेटिक रूट एज द नेम सेज, बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपको वो लिस्ट याद करनी है कि किसके अंदर एफडीआई परमिसिबल नहीं है। एंड लास्टली वी टॉक अबाउट FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ऑल गुड है जी? बोलो ना कुछ। यस सर। सो सी यू गाइस टुमारो। कल हम लोग बातचीत करेंगे अबाउट व्हाट, चैप्टर नंबर 4 नहीं, चैप्टर नंबर 5 बराबर, जो बात करता है ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस। सेबी, RBI, नाबार्ड, CCI, इसके बारे में बातचीत करेंगे अपन। ओके, सही है ना? यस सर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। कल पढ़ के आना वो, है ना? या बाय बाय।